हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का प्रेरणा आईएएस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बलबन के पश्चात जो खिलजी वंश आरंभ होती है, तो खिलजी वंश का जो आरंभ है वो कैसे होता है, इसके संबंध में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बलबन यानी जो गुलाम अथवा मामलुक वंश का जो अंत होता है, उसके पश्चात खिलजियों का आगमन होता है। वो सत्ता का बदलाव किस प्रकार से होती है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस प्रकार गद्दी संभालता है, तो उसके पश्चात आज हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो पीरियड है, इसके संदर्भ में कि यह पहली बार खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो ये खिलजी कौन लोग हैं, इनके बारे में क्या बात कही जाती है और इनके प्रशासन को आज हम लोग समझते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जैसा कि मालूम है कि दो बिल्कुल ऐसे सुल्तानों की हत्या कर उसने गद्दी हासिल की जो बिल्कुल निर्बल थे, कैकुवाद, जो बिल्कुल निसहाय थे, लकवाग्रस्त थे, और उसके पश्चात उनका 3 वर्षीय पुत्र कैमूर्स, जो शमसुद्दीन क्यूमर्स के भी नाम से जाने जाते, उन दोनों की हत्या कर जलालुद्दीन ने गद्दी हासिल की थी, यानी खिलजी वंश की स्थापना की थी। वो समय है 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस वर्ष गद्दी पर आसीन होते हैं। फिरोज खिलजी ये इस वंश के संस्थापक हैं, यानी पहला सुल्तान ये है, और इनके द्वारा जो शासन संचालित किया जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इन्होंने किस प्रकार की नीति का अवलंबन किया, क्योंकि जिस वक्त ये सुल्तान बनते हैं इनकी उम्र काफ़ी अधिक हो जाती है, वो 70 वर्ष के हैं, और इस अवस्था में वे सुल्तान का पद ग्रहण करते हैं। तो इनकी जो नीतियां थी, सबसे पहले उसे गौर करना है। जैसा कि मालूम है कि अंतिम सुल्तान जो गुलाम अथवा ममलूक वंश के थे, शमसुद्दीन क्यूमर्स, उसकी इसने हत्या की थी, अपहरण कर लिया था शुरुआत में, बाद में उसकी हत्या कर देता है। अब इसने जो किया, उसके पश्चात दिल्ली की जो जनता है, जो तुर्क अधिकारी हैं, वो सब इनसे बहुत खफा और नाराज थे। वो निसहाय सुल्तानों की उसने हत्या की थी, और इस हत्या का दुष्परिणाम ये निकला था कि जनता बहुत खफा थी। इसलिए जलालुद्दीन के समक्ष ये एक प्रश्न था कि वो कैसे जनता का समर्थन हासिल करे। तो उसने जो नीतियां अपनाई वो बहुत ही उदार नीति थी, जिसको उन्होंने फॉलो किया। सबसे पहले से मौजूद जो तुर्क अधिकारी थे उन्हें पदों पर बहाल रखा, उसमें कोई बदलाव उसने नहीं किया। तुर्क अधिकारियों को हर तरह से उन्होंने समर्थन प्रदान किया जो पहले से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। उनका मकसद ये था कि जो भी तुर्क अधिकारी और बड़े जो अमीर हैं, उनका सहयोग और समर्थन उन्हें मिलता रहे। जब उन्हें लगा कि ये स्थिति अब आ गई है, हमारे अनुकूल है, तब उन्होंने ये फैसला किया कि किलो खड़ी से वो दिल्ली प्रस्थान किया। दिल्ली में उसका आगमन हुआ। आगमन के पश्चात उनकी जो नीति, अब यहाँ ध्यान दें कि सबसे पहले उसने गद्दी पर आसीन होने से पहले बलबन के प्रति सम्मान व्यक्त किया। वो ये दिखाया कि हम बलबन और उसके खानदान या जो मामलुक वंश, जो गुलाम वंश थे, उसके प्रति हम कितने वफादार थे। उनके प्रति जो उद्गार उसने व्यक्त किया, इससे तुर्क अमीर और अन्य जनता काफ़ी प्रभावित हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। जब वो गद्दी पर आसीन हो जाता है तो इसके समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, हमें उस पर ध्यान देनी है। 3 विद्रोह इसके समय भी हुए थे। जो 3 विद्रोह होते हैं तो उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुल्तान की जो प्रशासन चलाने की नीति थी वो किस प्रकार की थी, क्योंकि 3 विद्रोहों में जिसकी चर्चा होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था, उनमें पहला है मलिक छज्जू का, जो इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ करा मानिकपुर का इलाका था, वहाँ के वे सूबेदार थे। दूसरा ताजुद्दीन कूची, और तीसरा सिद्दी मौला। सिद्दी मौला, या इसे हम सिद्दी मौला कह सकते हैं, सिद्दी मौला। इन तीनों के विद्रोह या जो घटनाक्रम है, इसे समझना है ताकि हम ये समझ सके कि जलालुद्दीन ने किस प्रकार की नीति का अवलंबन किया था। मलिक छज्जू जो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे, सबसे पहले इन्होंने ही विद्रोह किया।
मलिक छज्जू का जब विद्रोह हुआ तो इसके विद्रोह को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने पुत्र अड़कली खां को इसके विरुद्ध भेजा था, मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के लिए। सुल्तान खुद आगे बढ़कर बदायूं तक भी पहुंच गया था। अड़कली खान ने इसके विद्रोह का दमन किया और इसे पकड़कर सुल्तान फिरोज के समक्ष प्रस्तुत किया था। अब यहां पर उनकी नीति पर ध्यान देना है कि सुल्तान फिरोज ने इन्हें माफ कर दिया। मलिक छज्जू के सम्मान में उसने भोज का आयोजन किया। ध्यान रहे कि ये विद्रोही है, लेकिन इसके सम्मान में राजकीय भोज दिया और इन्हें मुल्तान भेज दिया और इनकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया। अब एक विद्रोही के साथ इस प्रकार की नीति सुल्तान की थी। इतना ही नहीं, इनके जो समर्थक लोग थे उन्हें भी ससम्मान रिहा कर दिया गया। अब इनकी ये जो उदार नीति थी इसका लोग हंसी भी उड़ाते थे, व्यंग्य करते थे सुल्तान की इस नीति का, क्योंकि हमने देखा है कि जब बलबन गद्दी पर आसीन थे तो अपने विद्रोहियों के विरुद्ध वो लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते थे। कठोर नीति का वो उन्होंने पालन किया था। वहीं दूसरी ओर खिलजी वंश के ये जो पहले सुल्तान हैं उन्होंने बेहद उदार नीति अपनाई और विद्रोही को वो सजा नहीं दे रहे। दूसरी घटना देखें, ताजुद्दीन कूची ये एक अमीर था इस समय सल्तनत में। इसके घर में एक बैठक हो रही थी और इसी दौरान मदिरा का दौर भी चल रहा था। इसी समय इस बैठक में ये बात उठी कि सुल्तान की हत्या कर ताजुद्दीन कूची को सुल्तान बना दिया जाए। अब ये खबर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास भी पहुंची तो उसने ताजुद्दीन कूची और उस गोष्ठी में भाग लेने वाले समस्त लोगों को दरबार में बुलाया, इनके सामने प्रेरणास्पद भाषण दिया, उपदेश दिया, समझाया। इनके साथ भी कड़ाई से कोई काम नहीं किया और इन्हें सिर्फ दिल्ली से बाहर चले जाने का आदेश दिया। यानी कह सकते हैं कि जहां सुल्तान के विरोध में कोई स्वर उठती थी, सुल्तान ने उनके साथ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी। तीसरा, ये सिद्दी मौला एक फारसी दरवेश था, संत था, सूफी संत था। इसका एक खानकाह दिल्ली में मौजूद था जहाँ पर हज़ारों लोग प्रतिदिन मुफ्त भोजन किया करते थे। हज़ारों लोग इनसे मिलने के लिए आते थे। इन्हीं के पास दो हिंदू, जिनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, पहला है हथिया पायक और दूसरा है निरंजन कोतवाल। ये इनके खानकाह में आया करते थे। हथिया पायक, निरंजन कोतवाल दोनों हिंदू थे और सिद्दी मौला के खानकाह में आया करते थे। एक जो विवरण हमें मिलते हैं इसके अनुसार इन दोनों ने ये कहा था कि सुल्तान की हत्या कर सिद्दी मौला को सुल्तान बनाया जाए। ये खबर भी सुल्तान के पास पहुंची। सुल्तान ने गुस्से में आकर इन दोनों को मौत की सजा सुना दी। इस मुद्दे को लेकर सुल्तान का सिद्दी मौला से बहस भी हुआ था। सुल्तान इतना नाराज हुआ कि इस संत को हाथी से कुचलवा दिया। यहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी नीति किस प्रकार की थी। जिसने विद्रोह किया उसके प्रति उदारता दिखाई, इसने क्या गलती की, ये कोई प्रमाण भी कोई प्रमाणित नहीं हो सका और इसके साथ इन्होंने ऐसा किया। तो ये जो तीन घटनाएं हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। अब जलालुद्दीन जिस तरह से वो शासन कर रहे थे, उदार नीति अपनाई थी, थे मुस्लिम, लेकिन हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक इन्होंने नहीं किया था। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना है, हमें ये ध्यान रखना है कि इनका भतीजा और दामाद जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, वो अली गुरशस्प उनका प्रारंभिक नाम है, अली गुरशास्प। जिस वक्त मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया गया, यानी काड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद आज जो प्रयागराज है, वहाँ पर मलिक छज्जू के स्थान पर अब गुरशास्प को वहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी, जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी बनेंगे। ये गुरशास्प जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रिश्ते में भतीजा था और दामाद भी था।
अब ये जब काड़ा मानिकपुर का सूबेदार बन जाता है तो इसने 2 महत्वपूर्ण अभियान किए थे, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में भी इसके संबंध में पूछे जा चुके हैं। पहला 1292 में भिलसा, ये मालवा में है, भिलसा का अभियान मालवा मध्य प्रदेश में, और दूसरा 1294 में देवगिरी का, देवगिरी राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध अभियान किया था, और इन दोनों अभियानों से अकूत संपत्ति इन्होंने हासिल की थी। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब पहला अभियान उन्होंने मालवा में भिलसा में किया था, उस वक्त वो लौट कर दिल्ली नहीं गया। सिद्धांततः होता क्या था, जब कोई सुल्तान राजधानी में मौजूद है, कोई भी सैन्य अभियान होता था, उसमें जो विजयी होते थे, पहले था सुल्तान के दरबार में पहुंचना है, इसके पश्चात वो अपने क्षेत्र में जाना होता था। लेकिन यहाँ पर गुरशास्प ने ऐसा नहीं किया। लूटे हुए धन को लेकर वो काड़ा मानिकपुर, जो अपना उनका इलाका था, वहाँ चलाया था। इस बात से सुल्तान इतना खुश हुआ कि इसे अवध की भी सूबेदारी दे गई। अवध, जहाँ आज लखनऊ बाराबंकी का जो क्षेत्र है, वो अवध का इलाका था, वहाँ की सूबेदारी भी अब इसे सुपुर्द कर दी गई। इससे कह सकते हैं कि अलाउद्दीन का मनोबल और बढ़ गया, जो उस वक्त गुरशास्प हैं। अब उसने बिना अपने सुल्तान की अनुमति के देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी महाराष्ट्र के सेक्शन में मौजूद था। वहां से राजा रामचंद्र देव के शासनकाल के दौरान भरपूर संपत्ति उसने अर्जित की और पुनः वो लौटकर काड़ा मानिकपुर आ गया। अब सुल्तान जिस प्रकार की नीति पर चल रहा था, उन्हें लगा कि ये एक उपलब्धि है हमारे भतीजे या दामाद के लिए। उसने कहा कि अगर वो हमसे मिलने नहीं आया तो हम खुद उनसे मिलने चलेंगे। सुल्तान राजधानी से काड़ा मानिकपुर की ओर अपने भतीजे या दामाद से मिलने के लिए चला था, लेकिन इसने पूरी तैयारी कर ली थी सुल्तान की हत्या करने की। 1296 ईस्वी में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए, अपने भतीजे गुरशास्प से मिलने के लिए, कह सकते अपने दामाद से मिलने के लिए वो जा रहे थे, जहां वो मिलन होता है, पहले से तैयारी थी। जब वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे, उसी वक्त पीछे से अलाउद्दीन के अनुयायी ने इसकी हत्या की। जैसा जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सुल्तान के कटे हुए मस्तक से ब्लड यानी रक्त बह ही रहा था, उसी वक्त चंदोबा उठाया गया और अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान घोषित कर दिया गया। तो अपने चाचा, बेहद उदार चाचा की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी प्राप्त कर ली थी। अब वो सुल्तान बन गया था। विधिवत उसका राज्याभिषेक बाद में दिल्ली में होती है, लेकिन उसी वक्त काड़ा मानिकपुर में ही उनके अनुचरों ने, उनके अनुयायियों ने या सहयोगियों ने वहीं पर अलाउद्दीन को अपना सुल्तान मान लिया और उन्हें सुल्तान घोषित कर दिया था। इन नीतियों से यह प्रकट होता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिस उम्र में आकर सुल्तान बने थे, उन्होंने उदारता का परिचय दिया, क्योंकि वो पहली बार सुल्तान बन रहे थे। इससे पहले खिलजियों के बारे में जो बातें कही जाती है उस पर थोड़ा ध्यान दे लें। खिलजियों के संदर्भ में जो बातें हमें मिलती है, इतिहासकारों ने जो लिखा है, उनके अनुसार तुर्कों की 64 शाखाएं थी। उन्हीं में से एक खिलजी भी थे, जो 4वीं शताब्दी के आसपास ही जाकर अफगानिस्तान में बस गए थे। यानी खिलजियों का जो मूल स्थान है वो अफगानिस्तान था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज हैं, वो नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में वो भारत आए थे और भारत में ही बस गए थे। उन्हीं के वंशज जलालुद्दीन थे, जिन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में आरंभ किया था और बढ़ते बढ़ते उन्होंने कैकुवाद के समय में सेनापति और आरिज ममालिक का पद यानी प्रधान सेनापति का पद धारण कर लिया था। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर आसीन होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में जो काम हुए हैं उसे हमें पूरी तरह ध्यान देना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं, सुल्तान हैं संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।